एवरीवन। आई एम अमी, अंतर्ध्वनि से हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्या हम वो रोक सकते हैं? डॉक्टर रमेश और डॉक्टर संकेत जुड़े हुए हैं जो हमको गाइड करेंगे, ये टॉपिक के बारे में इन डिटेल जानकारी देंगे। डॉक्टर रमेश जो है वो उन्होंने उनका मेडिकल स्कूलिंग बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से किया है और रूमेटोलॉजी की ट्रेनिंग यूनाइटेड किंगडम से की है। वो पास 13 सालों से कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट है विक्रम हॉस्पिटल बैंगलोर में। और डॉक्टर संकेत असिस्टेंट प्रोफेसर है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट पौंडीचेरी में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिखिए। हम ट्राई करेंगे कि डॉक्टर्स आपके वो क्वेश्चंस आंसर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चंस रह जाएंगे एंड ऑफ द सेशन तो हम लोग वो फेसबुक पे आंसर करेंगे या आपको ईमेल कर देंगे। डॉक्टर रमेश। गुड इवनिंग एमी, थैंक यू, थैंक्स फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। माफी चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन हिंदी। अगर आपको सिर्फ हिंदी में आंसर चाहिए और मेरा बोल समझ में नहीं आ रहा है तो देन ऑब्वियसली आई विल आस्क डॉक्टर संकेत टू हेल्प मी, बट वी विल ट्राई टू मैनेज एज मच एज पॉसिबल। जो भी हो, वी विल टेक दिस एज अ कैजुअल टॉक। ये तो लेक्चर नहीं है। ये मत समझिए कि हम कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ सुन रहे हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। जो आपके मन में डाउट्स है वो जरूर आप पूछ सकते हैं। हमने ये टॉपिक स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन इसीलिए चूज किया क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लॉन्ग टर्म बीमारी है। बहुत लोगों को इसका समझ नहीं है। बहुत साल लगता है कई लोगों में ये प्रॉब्लम प्रोग्रेस होने में, बट हमारे प्रैक्टिस में हम देखे कि कई लोगों में ये 2-3 साल में ही बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत सीवियर हो जाता है। तो द डिजीज इज अनप्रेडिक्टेबल, but there are a lot of things that you may not find on the internet. जब आपको लगता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो जब आप वेब में ढूंढते हो तो बहुत खतरनाक फोटोज आता है, डिफॉर्मिटीज देखते हैं। सो इट इज वेरी डिप्रेसिंग, वेरी नेगेटिव। सो इसको क्या कर सकते हैं? अगर इसके लिए कुछ इलाज है क्या? बहुत सारे टाइम बहुत लोग ये करो वो करो, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी करो या बेल्ट पहनो, बहुत सारे मेडिकेशंस बताया होगा। इंडिया में तो और बात और मुश्किल है क्योंकि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, टिबेटियन मेडिसिन जो चाहिए इंडिया में मिलेगा। इसमें क्या सही है क्या गलत है, पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स ट्रीट करते। किसके पास जाना है जब ऐसा बीमारी है? किसके पास जाना है? कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये अर्ली स्टेजेस में है या लेट स्टेजेस में है या ऑलरेडी देरी हो चुकी है, या बहुत सारे सवाल आपके मन में शायद उठ रहा है। सो इन सॉर्ट ऑफ 1.5 घंटे में हमने क्या किया है, एक फॉर्मेट प्लान किया है। मेरा दोस्त डॉक्टर संकेत है जो जिपमर पौंडीचेरी में असिस्टेंट प्रोफेसर है रूमेटोलॉजी में, और वो आपको बताएगा कि ये बीमारी का सॉर्ट ऑफ मेन फीचर्स क्या है और ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या है और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए इस प्रोग्रेशन रुकने के लिए। ये डॉक्टर संकेत का मेन टॉपिक होगा। उसके बाद जो भी आपको डाउट्स है, ये प्रोग्रेशन के बारे में ही होना जरूरी नहीं है। जो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। सब हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल कई लोग आयुर्वेद के बारे में पूछेंगे, कई सिद्धा के बारे में पूछेंगे। हम लोग तो एलोपैथिक डॉक्टर्स है, इंडिविजुअल ऑल्टरनेटिव थेरेपीज या मेडिसिन के बारे में शायद हमें मालूम नहीं है। सो ऑब्वियसली विद कॉन्फिडेंस उनके उसके बारे में हम बता नहीं पाएंगे आपको, मगर बीमारी के बारे में जरूर जानकारी देंगे आपको। और आज का साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या है, इस नए जमाने में क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, ये तो जरूर बताएंगे आपको। ओके, सो ये जितना हो सके उतना टू वे डिस्कशन होगा। जो आपके मन में है प्लीज पूछिए। जैसे एमी ने बताया,
अगर टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे आपका मैसेजेस पढ़ के आपको एटलीस्ट फेसबुक पे या ईमेल पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, वो तो ज़रूर है, बट डेफिनेटली जितना हो सके उतना हम लाइव आंसर करना हम भी पसंद करेंगे, सो दैट यू गो होम एटलीस्ट कन्विंस्ड कि ये लोग कुछ तो बता रहे, एटलीस्ट दैट इज बिलीवेबल. Okay, so nothing is better than directly listening and hearing and seeing. So with this note, once again, I congratulate Antardhwani and all the office bearers for doing such a fantastic job. And also, I thank all of you to come live on a Sunday. Not easy for people to come on a Sunday evening, to be listening to ankylosing spondylitis. But I'm very happy that so many people are getting on board to know the disease, and it is going to be our joint combined effort that is going to help us and propagate knowledge about the disease to the layman, because it's very important कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी समझना चाहिए. सी बहुत सारे लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब मालूम नहीं है. शायद आप बताएंगे आपका दोस्त को, यार मेरे बैक इतना पेन हो रहा है कि 4-5 महीने से हो रहा है, सुबह में उठता हूँ तो बुढ़ा जैसा लगता हूँ, उठना मुश्किल है, इतना स्टिफ है, उठ के एटलीस्ट एक्सरसाइज किया तो थोड़ा मिलेगा रिलीफ, मेरा पेन किलर खाए बिना ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, काम पे नहीं जा पाऊंगा, क्या करूँ यार. तो ऑब्वियसली एक आदमी बताएगा कि स्पाइनल सर्जन के पास जाओ, दूसरे आदमी बताएगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, तीसरे बताएगा मेरे घर के बाजू में फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास जाओ. बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इवन रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में मालूम नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या काम है. बहुत सारे टाइम जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते कि सर हमें मालूम भी नहीं था कि रूमेटोलॉजिस्ट ऐसा भी एक डॉक्टर है जो इस बीमारी को ट्रीट कर सकता है. So, to put it in a nutshell, we are there to help you, and I welcome my colleague Dr. Sanket to take over and first give us a little understanding about what the whole concept about structural progression is, and then obviously we'll take a lot of questions. Sanket, over to you. Yes. पहले तो मैं अंतर्ध्वनि को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, वो एक अलग कंसेप्ट है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी यूज होता है. बट वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पीपल विथ कॉमन प्रॉब्लम साथ में आते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, उसको कैसे अच्छे से ट्रीट किया जाए वो समझते हैं. और जैसे कि सर ने बोला कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले मैं सारे पेशेंट को नमस्कार करता हूं और उनका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं. सो आई विल टेल मिस्टर तपन इफ यू कैन स्टार्ट आवर पीपीटी विदाउट गोइंग मच. तो थैंक यू मिस्टर तपन. या सो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम थोड़ा समझेंगे कि ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसको जो टाइटल हमने दिया है, कैन स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन बी हॉल्टेड. ओके, तो इसको मैं थोड़ा और तरीके से बोलना चाहूंगा, कैन बी हॉल्ट स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन. ओके, तो इसमें दो बहुत जरूरी चीज है. पहला है वो वी, मतलब हम सब मिलके, ये मेरे अकेले का काम नहीं है एज अ रोमेटोलॉजिस्ट, या आपके अकेले का काम नहीं है एज अ पेशेंट, बट ये पूरा टीम अप्रोच है. एज अ वी, if we use the approach V, there is a chance, there is a hope to stop this or halt this structural progression. अभी थोड़ा और हम समझेंगे, बट इससे पहले एक वर्ड जो समझना बहुत जरूरी है, जो हमने लिखा है कैन बी halt, राइट. सो देयर आर 3 थिंग्स जो हम हिंदी में यूज करते हैं कि हम इसको थोड़ी देर के लिए अटका सकते हैं, जिसको हम halt बोलते हैं. दूसरा हम यूज करते हैं कैन बी स्टॉप, मतलब हम उसको पूरा बंद कर सकते हैं कि आगे बिल्कुल जाएगा ही नहीं. और तीसरा होता है कैन बी डिले, मतलब इनको हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं कि नहीं, बट मैं अच्छी भाषा में उसको ऐसे यूज करूंगा कि कैन वी मेक द स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन बेटर, कि इसको हम इतना मॉडिफाई करें कि इससे हमें प्रॉब्लम जो होने वाला है वो इतना ज्यादा ना हो, जब तक कि इतने ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें मिल ना जाए कि
हम ऐसे अप्रोच पे पहुंचे कि जिसको हम पूरा स्टॉप कर सके, जो अल्टीमेट गोल है। जब तक हम वहां पे पहुंचे उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा बना सकते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो हमारा दर्द है, पेन है, वो सब कम हो जाए। तो इसके हिसाब से हम ये पूरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज द थिंग कि हम ये पूरा जो डिस्कस करेंगे उसका आउटलाइन होगा। पहले हम समझेंगे कि एएस मतलब एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन होता क्या है। बाद में हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन से क्या मरीज को या पेशेंट को उसकी रूटीन लाइफ में क्या असर होता है और उसको इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और जो मैंने अभी भी मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन वी हॉल्ट दिस। तो ये मैं फिर से आपको बोलूंगा कि अप्रोच इज वी, नॉट मी, नॉट यू। इट इज वी एज अ टीम with patient support group like Antardhvani, physiotherapist, rheumatologist like us, and definitely the cornerstone, you, the patient. With this we approach, we have hope. So after ये डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, जहाँ पे जैसे डॉक्टर रमेश ने बोला हम आपके जो क्वेरीज है उसको एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आपने अगर अंतर्ध्वनि के पहले के प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं जिसमें काफी सारे अपने इंडिया के अच्छे रोमेटोलॉजिस्ट और वेरी वेल नोन रोमेटोलॉजिस्ट ने आपको डिसीज के बारे में समझाया होगा कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या होता है, कैसे हो सकता है। बट एज अ पेशेंट व्हेन आई थिंक, तो मुझे इतना समझना जरूरी है कि पहला जो है उस पर हमने लिखा हुआ है कि इट इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तब क्रोनिक मतलब उसका मतलब ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म है और काफी लंबे टाइम चलने वाली बीमारी है। और इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी में जो प्रोसेस के जिसकी वजह से ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस चालू होता है। अब ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में जैसे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे, द प्रीडोमिनेंट और द जो मेजर थिंग इन्वॉल्व होता है वो पेशेंट का स्पाइन इन्वॉल्व होता है। स्पाइन में मतलब पेशेंट हमारे साथ आता है, पीठ में दर्द है ऐसे होके, बट कई लोगों को स्पाइन इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ बाकी सारे जॉइंट्स में भी दर्द होने का चांस रहता है। और कई पेशेंट हमारे पास सिर्फ जॉइंट पेन के पास साथ आते हैं और बाद में हमें डायग्नोसिस पता चलता है कि ये एंगस्पॉन्ड का मरीज है। इसके अलावा पेशेंट को और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि उनको जॉइंट के आजू बाजू का जो पार्ट होता है वहां पे दर्द होता है, कई पेशेंट को आंखों का प्रॉब्लम होता है और कई पेशेंट को डायरिया जैसे भी तकलीफ रहती है। तो ये उसका हम बेसिकली बोल सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये जो बाजू में ट्राइंगल ड्रॉ किया है हमने एएस करके, तो उसमें सबसे पहले आप देखे होंगे इन्फ्लामेशन, वो हम कंसिडर करते हैं कि इसकी बेसिक प्रोसेस है। अब ये इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन डिसीज का होता है और उनको फंक्शन लॉस होता है। बट ये अगर मैं जो बोला तो वो थोड़ी लैंग्वेज डॉक्टरी की लैंग्वेज लगती है, मेडिकल लैंग्वेज लगती है। अगर मैं पेशेंट होता तो मेरे कंसर्न क्या है? मेरे कंसर्न है कि मुझे पीठ में बहुत दर्द होता है, मैं हमेशा थका हुआ फील करता हूँ, मैं सुबह जब उठता हूँ तो आई कैन नॉट इवन मूव माई सेल्फ, मैं हिल भी नहीं सकता, इतना जकड़न लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये तो हमारे सिम्टम होते हैं, बट इससे हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। तो कई बार हमें कॉल करके बोलना पड़ता है कि मैं आज जॉब पे नहीं आ पाऊंगा, आज जो वीकेंड पे मैंने मेरे फैमिली के साथ ट्रिप प्लान की थी वो ट्रिप पे मैं नहीं जा पाऊंगा, जो मैरिज मुझे अटेंड करना था वो मैरिज में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। या अगर डिसीज एडवांस हो जाए तो होगा कि मुझे आप कोई सपोर्ट दोगे चलने के लिए, और वी मे आस्क समवन दैट कैन यू होल्ड माय हैंड टू सस्टेन माय डेली फिजिकल एक्टिविटी, मेरे जो रोजिंदा काम है उसमें आप मुझे हेल्प कर सकते हो नहीं। तो जब मैं पेशेंट के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छी की जाए, पेशेंट जो पहले काम कर रहा था वो कैसे फिर से काम करेगा। हम पेशेंट के लिए वो जरूरी नहीं है उसका सीआरपी वैल्यू क्या हुआ, एक्सरे में क्या चेंज हुआ, पेशेंट के लिए जरूरी ये है कि उसका दर्द कम हुआ, वो जो पहले जॉब करता था वो कर पा रहा है, वो ड्राइविंग करता था तो वो ड्राइविंग कर पा रहा है, अपने बच्चों के साथ खेल पा रहा है। सो दिस आर द अल्टीमेट थिंग्स which we focus when we are treating the ankylosing spondylitis. Next slide please. तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन समझने के लिए पहले मैं ये जो इमेज है उसका थोड़ा इस्तेमाल करूंगा कि उसमें लेफ्ट साइड पे पूरा स्पाइन एक दिखाया हुआ है, और वो आप सबसे ऊपर देखें तो जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, और जो एरो है आपको दिखा रहा है कि अगर प्रोग्रेशन होगा तो कैसे डाउनवर्ड प्रोग्रेशन होगा।
तो पहला जो आप देख सकते हो स्क्वायर, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, कि पहली वो पूरा नॉर्मल शेप में है। जब एंगस्पॉन का शुरू का स्टेज जब चालू होता है तो वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन की वजह से थोड़ा डैमेज होता है, जिसको हम इरोजन बोलते हैं। और इरोजन का जो अगला स्टेज होता है वो डैमेज को रिपेयर करने का बॉडी ट्राई करता है, तब उसको हम स्क्लेरोसिस या स्क्वेरिंग। अब जब हम स्क्वेरिंग बोल रहे हैं तो उसके बाजू में आप देख रहे हो, अगर आप ऊपर की वर्टिब्रा से कंपेयर करो तो उसका शेप थोड़ा चेंज हो गया है कि ये स्क्वेरिंग हो रहा है। और उसके आगे का जो स्टेज है उसमें ये जो दो वर्टिब्रा होती है, आप नीचे की दो वर्टिब्रा देख सकते हो कि उसके बीच में कनेक्शन बन रहा है, और वो कनेक्शन को हम ब्रिज बोलते हैं। तब अब अगर आप सोचो कि नॉर्मल जो पेशेंट होता है या नॉर्मल आदमी जो होता है, उसमें ये दो वर्टिब्रा के बीच में ऐसे ब्रिज होते नहीं है। जब ये ब्रिज नहीं होते हैं और एनी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो इस दोनों को बांध के रखे वो स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसकी मोबिलिटी, ऑब्वियसली मोबिलिटी मतलब उसका जो हलन चलन या मूवमेंट है वो एकदम अच्छे से रहेगा। बट अगर ये डिसीज प्रोसेस के कारण ऐसे ब्रिज बन जाए तो आप सोच सकते हो कि उसका हिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पेशेंट को ये कैसे लगेगा कि पेशेंट जो अपना स्पाइन है वो इतना मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो आगे झुक नहीं सकता है, अपनी जो उनकी नेक होती है उसको ऐसे ऐसे रोटेट नहीं कर सकता है, वो अंदर सारे बने हुए ये ब्रिज के कारण बनता है। तो ये नॉर्मल से ये ब्रिज बनना जो हुआ दो वर्टिब्रा के बीच, उसको हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। और जो राइट साइड में जो इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन है वो दो वर्टिब्रा के बीच में पूरा ब्रिज बना देता है, जिसको हम बोनी ब्रिज बोलते हैं या सिंडेस्मोफाइट बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बट वो एक रीजन है जो हम समझते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन विच वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके फंक्शन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसको थोड़ा हम एक्सरे से समझने आए। मुझे पता है कि आप ज्यादातर आपके जो आप जो हो जिनको एंगस्पॉन का डायग्नोसिस हुआ है, तो आपने अपना एक्सरे शायद देखा होगा और आपके डॉक्टर ने भी शायद आपको ये एक्सरे देख के समझाया होगा कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखें जो आपके गर्दन के हिस्से का एक्सरे लिया है, तो हम देखें कि बेसलाइन मतलब जब पेशेंट पहली बार आया तो उसको ये बोन ब्रिज बनने स्टार्ट हो गए थे, और 2 साल बाद आपने देखा तो वो बोन ब्रिज पूरे बन चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि इसकी गर्दन पहले ऐसे ऐसे थोड़ा पेन के साथ हिल रही होगी, बट अगर ये स्टेज में आए तो उसकी गर्दन का हिलना बहुत ही मुश्किल हो गया होगा। तो ये 2 साल का जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन यहाँ पे हुआ है। बट हमें पता है कि एंगस्पॉन पूरी स्पाइन में कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो राइट साइड वाला इमेज है वो आपको एक्सरे लंबर स्पाइन मतलब जो हमारा कमर का भाग होता है उसका एक्सरे है। वहां पे भी सेम तरह के चेंज आप देख सकते हो कि जैसे पूरे एरो से दिखा रहा है कि बोनी ब्रिज सारे बन गए। तो आप इसमें सोच सकते हो कि अगर जो एक चीज थी जो पूरी मूवमेंट के लिए पहले पॉसिबल थी बिकॉज ये ब्रिज नहीं थे, बट अब इसको अगर बांधा जाए पूरा तो उसका मूवमेंट कितना कम हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन ऐसी प्रोसेस है कि इसकी वजह से आपके जो वर्टिब्रा है वो एक दूसरे से बन जाते हैं और उसकी वजह से उसका मूवमेंट काफी कम हो जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को अपनी रूटीन लाइफ की जो एक्टिविटी है उसमें तकलीफ होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये इमेज जो है वो क्लासिकल एक इमेज है जो हमें इवन डॉक्टर्स को भी जब हम ये एएस के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं या हमारे पेशेंट को एएस के बारे में समझाना स्टार्ट करते हैं, तो हम दिखाते हैं कि एक जो पेशेंट है ये एक पेशेंट की इमेज बहुत ही नामांकित जर्नल में पब्लिश हुई है। बट हम देखेंगे ये 1947 है, उसमें ये पेशेंट आया है। तो आप अगर ये देखो तो एकदम नॉर्मल पर्सन जिसका पूरा बैक स्ट्रेट है, अच्छे से वो खड़ा हुआ है, और उसको वो पेशेंट शायद डॉक्टर के पास इस टाइम विजिट किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि हमारे पेशेंट उनको बैक पेन स्टार्ट होता है उसके कई बार 5 साल 10 साल बाद भी आते हैं। एंड बिफोर दैट जैसे रमेश सर ने बोला कि वो आजू बाजू जो भी ट्रीटमेंट मिले जिससे पेन कम हो जाए वो लिया करते हैं बिना समझे कि उसको क्या एंगस्पॉन की बीमारी है कि नहीं। तो अगर आप 1947 से 1957 देखो, मतलब 10 साल में उसको देखो, तब देख सकते हो कि उसका स्पाइन थोड़ा बुढ़ना स्टार्ट हो गया है, उसकी गर्दन थोड़े आगे आ गई है और उसका पैर में भी थोड़ा मुड़ना स्टार्ट हो गया है। अब इसको और 10 साल फॉलो करो, मतलब 20 साल पे 1967 पे, तो वहां पे तो वो पूरा ऑलमोस्ट मुड़ चुका है, उसको चलने के लिए भी स्टिक का सपोर्ट चाहिए। और 1972 दैट इज ऑलमोस्ट 25 years आफ्टर द
फर्स्ट इमेज ऑफ पेशेंट अगर हम देखें तो उसका पूरा डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर इसको हम इमेजिन करें कि 1947 में मैं इस पेशेंट को बोलूं कि मेरे साथ अभी सुबह सुबह आपको चलने आना है थोड़ी देर, तो वो आएगा। बट आप अब अगर सोचो कि 1972 में उसका जो सिचुएशन है, उसको मैं बोलूं कि वी विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक और हम सुबह चलने जाएंगे गार्डन में, so he will definitely say no, he won't be able to walk even, but this was the progress what we have seen। यहाँ पे मैं आपको फोकस करना चाहूंगा कि ये 1972 मैंने रेड बॉक्स में रखा है, जो हम 50 साल पहले की बात करते रहे। अब 1970 से 2020 जो 50 साल है, उसमें साइंस ने काफी प्रोग्रेस किया हुआ है। हमें समझ में आया कि ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या है, क्यों होता है, उसमें स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन क्यों होता है, और वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन को अटकाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज हम हेल्प करेगी, क्या दवाई हमें हेल्प करेगी, हम समझ रहे हैं कि ये क्या है। तो अगर 1970 में मैं आपका रूमेटोलॉजिस्ट होता तो मेरे पास इतने होप नहीं थे, बट अगर हम अभी 2020 में बोल रहे हैं तो वी हैव मेनी होप्स फॉर यू दैट हाउ वी कैन हॉल्ट दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमने जो बोला कि ये हाउ डज दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन मैटर इन पेशेंट विथ एज, मतलब आज हम ये पूरा जो डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो हम पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में हम उसके बाद हम देखते हैं कि जिस पेशेंट को स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन था और जिस पेशेंट को स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन नहीं था, तो उसको हम कंपेयर करें तो जो पेशेंट को स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन था उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। पहला, मोर फंक्शनल इम्पेयरमेंट, मतलब डिफिकल्टी इन डेली लिविंग, मतलब सुबह उठ के मुझे चलने जाना है, नहाना है या कपड़े पहनने हैं, वो सब मेरी जो डेली लिविंग एक्टिविटी है उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगा अगर मुझे स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन है। सेकंड, जॉब एब्सेंटिज्म, कि जिस पेशेंट को स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन है वो जॉब में ज्यादा एब्सेंट रहता है और उससे उसकी एम्प्लॉयमेंट भी लॉस होता है, पैसा भी लॉस होता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर कॉस्ट ऑफ थेरेपी, ये पेशेंट जिसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन होता है वो हमेशा किसी ना किसी डॉक्टर के साथ कोई होप के साथ जाता रहता है कि मेरा ये पेन कैसे कम हो जाए, मेरा जॉब कैसे अटेंड करूं। और एवरी डॉक्टर विजिट यू वी नो कि इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर विजिट, उसके साथ जो वहां पे जाना है, उस दिन लीव लेनी है, उस दिन आपका एक फैमिली पार्टनर भी आपके साथ लीव लेके आएगा, तो फैमिली के लिए इट इज अ बिग इनकम लॉस। so that is the thing, the cost of therapy is not just about your ड्रग, खाली आपकी दवाई की जो प्राइस है वो नहीं है, पूरी आपकी फैमिली को ये कॉस्ट उठाना पड़ता है। दूसरा है कि जब स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन होता है तो कई कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, जैसे कि डिफॉर्मिटीज बढ़ जाते हैं और फ्रैक्चर होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, आपकी जो हड्डियां है वो वीक हो जाती है, और कई लोगों को इवन हार्ट का प्रॉब्लम भी इसके बाद एडवांस डिसीज में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर मुझे जॉब पे छुट्टी भी मिल गई तो मैं घर पे अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी रहा हूँ, मुझे पूरे दिन पेन दे रहा है, मैं टायर्ड हूँ। एंड समटाइम जैसे सर ने बोला कि पेशेंट बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं, कि ये अगर बीमारी है तो उसके साथ पेशेंट को इतना डिप्रेशन लगता है कि ये मैं इसका क्या करूँ, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन है तो वो बोल रहा है खुद कि ऑलरेडी जो आपका डिसीज का प्रोसेस है उसको अच्छा टाइम हो गया है। तो ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि हम किसी से डिस्कस करें कि चलो अभी यार 3 महीने बाद हम अच्छा ट्रीटमेंट चालू करेंगे, तब तक एक्सरसाइज करके देख लेते हैं और खाली पेन किलर लेके देख लेते हैं। सो व्हेन स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन, अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है या रूमेटोलॉजिस्ट आपको बोल रहा है कि आप में उससे अर्ली साइंस भी है, तो वहां पे आपको बार्गेन नहीं करना है, आपको रूमेटोलॉजिस्ट जैसे गाइड करे ऐसे तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो एज ए राइट साइड में मैंने दिखाया, इफ आई एम द पेशेंट, मैं हमेशा सोचूंगा इट विल बी बेस्ट कि मैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन को कम कर सकूं, स्लो कर सकूं, या आइडियली मैं उसको पूरा स्टॉप ही कर दूं। ओके, तो दिस विल बी एज अ पेशेंट माय थिंकिंग कि इसको मैं कम कर सकता हूं कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर कोई मुझे मरीज पूछे कि मुझे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस है, तो मेरे में और ऐसे कितने रिस्क फैक्टर है कि जिससे मेरा स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन का चांस ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं जो आपको डेटा दे रहा हूँ वो काफी सारे पेशेंट को एनालिसिस करने के बाद हमारे पास लिटरेचर में अवेलेबल है। उसके हिसाब से जो पहला फैक्टर है, जो पेशेंट स्मोक करते हैं। अब स्मोक का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं खुद स्मोक नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे कलीग्स या मेरे फ्रेंड्स स्मोक कर रहे हैं, जिसे पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। उस
उससे भी आपके डिसीज को अफेक्ट होता है, तो उससे भी आपका ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन का चांस बढ़ सकता है। ये पहला ऐसा फैक्टर है जो आप डेफिनेट अवॉइड कर सकते हो। सेकंड इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अभी होता क्या है कि ये बीमारी में एक जो है पेशेंट को पेन होता है, इसलिए वो एक्सरसाइज इतना कर नहीं पाता है। बट ऑलवेज रिमेम्बर देन व्हेनेवर आपको जब भी पेन फ्री लगे या आपके पास टाइम हो, तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए जितना भी आपका पेन आपको परमिट करे। और अभी जो ट्रीटमेंट एडवांस है उससे एटलीस्ट हम इतना बोल सकते हैं कि आपका शुरुआत स्टेज में पेन को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर सके। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो अभी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा है, और अभी जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है उसके वजह से हम इतना बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम, हम घर में तो अपना काम कर ही सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर ही सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। तीसरा जो है डिले इन ट्रीटमेंट इनिशिएशन, जो डॉक्टर रमेश ने पहले ही स्ट्रेस किया कि इंडिया में बहुत देर हो जाती है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो अगर हम जल्दी से पेशेंट को डायग्नोसिस करके उसको ट्रीट करें तो वो हम कर सकते हैं। जो पहले 3 फैक्टर है दिस आर डेफिनेट कि वी कैन गिव यू होप। जो चौथा है हाई लेवल ऑफ सीआरपी। कई पेशेंट को कई लोगों ने आप लोगों ने सीआरपी का रिपोर्ट किया होगा, बट अगर मैं एज अ पेशेंट सोचूं मैं सीआरपी का क्या कर सकता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल है आंसर करना। बट अगर आप रोमेटोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो आपको ट्रीटमेंट करके आपका सीआरपी भी कंट्रोल कर सकता है और इनडायरेक्टली आपके स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। और ये बाकी लास्ट 2 फैक्टर मैंने लिखे हैं, प्रेजेंस ऑफ HLA-B27 कि जो अगर आपको ये पॉजिटिव है या आपको स्ट्रक्चरल डैमेज एक्सरे में पहले से ही है, उसको हम पूरा चेंज नहीं कर सकते इस लेवल के साइंस से, बट दैट टेल्स अस कि ये जो पेशेंट के उसको डेफिनेटली रोमेटोलॉजिस्ट के साथ पूरा ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप प्लीज। सो नाउ वी आस्क द क्वेश्चन, कैन वी हॉल्ट स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन? तो जैसे सर ने बोला कि सबसे पहला तो हम क्वेश्चन गूगल को ही पूछते हैं इस जमाने में। इवन मुझे भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं गूगल पे देखूंगा कि क्या हो सकता है। तो आज अभी भी आप गूगल में जब आंसर करोगे तो मे बी आपको क्लियर आंसर ना मिले, और जो भी आंसर मिले इट माइट बी नो, कि नहीं आप स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन को नहीं अटका सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मैं मेरा जो उम्र बढ़ रहा है उसको मैं अटका सकता हूँ? आई स्टिल हैव आंसर इज नो, नो आई कांट स्टॉप इट। अभी मैं 30 साल का हूँ, 20 साल के बाद मैं 50 साल का हूँ, नो वन इज गोइंग टू चेंज दैट, राइट? तो वो हम पूरा नहीं अटका सकते। तो सेकंड, इफ आई गो टू अ साइंटिस्ट इन अ लैब, मतलब एक अच्छे से लेबोरेटरी में जहाँ पे एंगस्पॉन का बहुत अच्छे से स्टडी हो रहा है और वहाँ पे साइंटिस्ट लोग काम करे, उससे मैं पूछूं कि कैन वी हॉल्ट दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन, क्या हम ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन को बंद कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है। और बट आप जब रोमेटोलॉजिस्ट जो इतने सारे पेशेंट देखते हैं उनके साथ पूरा उनका लाइफ का डील होता है, तो उनका आंसर ये होगा कि नॉट मी, नॉट आई, मैं अकेला नहीं कर सकता, बट वी, पूरा हम टीम बना के वी अप्रोच यूज करके उसको हम स्लो कर सकते हैं और उसको हम हॉल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी ये हमने थोड़ा समझा कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन क्या है, बट अगर मुझे मेरे पेशेंट को बोलना है कि हाउ वी एक्चुअली स्टॉप, सो मैं हर बार आपको पूरे प्रेजेंटेशन में बोल रहा हूँ, इट इज वी, इट इज नॉट आई, इट्स नॉट यू, इट इज वी विच आर गोइंग टू स्टॉप और हॉल्ट दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन। तो आप अगर राइट साइड में देखें तो उसमें थोड़ी दवाई लिखी हुई है, बट ये दवाई बोलने से पहले मैं हमेशा बोलूंगा कि जो लेफ्ट साइड में मैंने टिक किया हुआ है कि स्मोकिंग सीजन, आपका स्मोकिंग का एक्सपोजर पूरा पूरा बंद होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, आपका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और जो बहुत जरूरी है, जो अंतर्ध्वनि जैसे सपोर्ट ग्रुप से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज। आपको अगर किसी चीज की समझ है तो आप उसको अच्छे से डील कर पाओगे। एंड पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, अगर आपके ये जो 5 ऑप्शन है वो उसमें आप बोल रहे हो कि हाँ आई एम रियली गुड एंड मैं इसमें सिंसियर हूँ ये सब फॉलो करने में, देन ओनली हम जो दवाई देने वाले वो काम करेगी। अगर आप ये 5 चीजें फॉलो नहीं कर रहे, खाली दवाई के भरोसे बैठे हो, तो दवाई से पूरा काम नहीं होने वाला है। दवाई इतनी जरूरी है जितनी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। तो पहला जो दवाई होता है, आई थिंक आप जितने भी पेशेंट यहाँ पे हो उन लोगों ने जो NSAIDs ग्रुप बोलते हैं, कि जिसको आप कई बार डाइक्लोफिनाक है, इंडोमिथासिन है, एसिक्लोफिनाक और इटोरिकॉक्सिब, इटोशाइन, ऐसे आप टेबलेट आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये दवाई देख के बोलते हैं कि नहीं इससे किडनी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, बीपी कई बार बहुत बढ़ जाता है।
बट डेफिनेटली इससे पेन रिलीफ भी होता है। अब पेन रिलीफ होना मतलब स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन कम होना, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो एनेसेड के साथ हम इतने श्योर नहीं है कि आपका स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन इससे पूरा अटकेगा या हॉल्ट होगा। बट जो ऑप्शन है बायोलॉजिक थेरेपी हम बोलते हैं, जिसमें टीएनएफ इनहिबिटर में आपको पता होगा कि आपको इन्फ्लेक्सिमा और एम्ब्रेल जो इंजेक्शन आप ले रहे हो और अडालीमुमाब इंजेक्शन ले रहे हो, तो वो सारे इंजेक्शन से ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन स्लो होने का या कम होने का चांस डेफिनेट रहता है। और जो दो ऑप्शन होते हैं IL-17/23 इनहिबिटर जो हम उससे बोलते हैं, और या अभी जो मार्केट में जिसको स्कैपो इंजेक्शन बोलते हैं, इससे भी अभी लेटेस्ट हमें जानकारी मिल रही है कि ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन कम होने का चांस अच्छा है। और जो तीसरा है जो जैक इनहिबिटर करके जो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है उसमें यूज करते हैं, उसके भी जो रिसेंट अभी मीटिंग हुई है अमेरिका में, जहाँ पे ये जैक इनहिबिटर जो उसके ट्रायल एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में किए गए, उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि काफी इससे बेनिफिट हो रहा है। और स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन पे बेनिफिट होगा कि नहीं उसके लिए हमें थोड़ा और डेटा चाहिए। बट जो हम साइंस समझते हैं तो हम सोचते हैं अगर पेशेंट को अगर जैक इनहिबिटर दिया जाए, जैसे टोफासिटिनिब करके एक ड्रग होता है, तो उससे ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन कम होने के चांस डेफिनेटली रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो हमने बोला कि ये बायोलॉजिक से थोड़ा हेल्प मिलेगा, ओके, बट बहुत जरूरी है कि बायोलॉजिक से आपको हेल्प मिलेगा जब ये आप राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करो। पहला है डू नॉट स्मोक। ये मैं आपको फिर से बोलूंगा कि स्मोकिंग इज समथिंग विच इज कंप्लीटली अवॉइडेबल थिंग फॉर अ पेशेंट। तो smoking is something you can definitely take care, and it is your responsibility. We can help you for the smoking cessation program even, but it is completely responsibility as a team to avoid this. Second, be physically active. ऐसा नहीं है, कई बार पेशेंट हमें बोलता है कि नहीं मैं जॉब पे रेगुलर जाता हूँ और वहां पे मैं चलता हूँ, बट दैट इज नॉट फिजिकल एक्टिविटी। You just remember that we have one problem to deal called ankylosing spondylitis, so that physical activity should वो जो होती है उसका गाइडेंस आपको फिजियोथेरापिस्ट से या अंतर्ध्वनि के जो प्रोग्राम्स होते हैं फिजिकल थेरेपी के और योगा के उससे लेना चाहिए। और इवन आपका रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो भी आपको गाइड करेगा कि ये फिजिकल एक्टिविटी कैसे काम करे। जो तीसरा पॉइंट है स्टार्ट अर्ली। अगर हम ट्रीटमेंट बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दे तो ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन हम थोड़ा डिले कर सकते हैं और उसको स्लो कर सकते हैं, और मैं बोलूंगा उसको स्मूथ कर सकते हैं अगर ट्रीटमेंट पहले 2 साल की बीमारी में चालू किया जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गिव इट फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब उसको थोड़ा लंबा टाइम लेना है। मेरे काफी पेशेंट यहाँ पे जो आते हैं ड्यू टू कई सारे इश्यूज होते हैं, इंक्लूडिंग कि इसका कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी कई बार बायोलॉजिक का ज्यादा रहता है, तो वो 6 इंजेक्शन लेते हैं। 6 इंजेक्शन लेने के बाद पेन बिल्कुल कम हो जाता है उनका, तो वो ट्रीटमेंट पूरा स्टॉप कर देते हैं। अभी आपका पेन कंट्रोल हुआ है बट आपको स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन अगर कम करना है तो वो लंबा थोड़ा ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और जो साइंस बोलता है वो बोलता है कि एटलीस्ट 2 साल पेशेंट ट्रीटमेंट ले तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बोल रहा है कि 2 साल तक बायोलॉजिक लेना, साइड इफेक्ट कितने ज्यादा होंगे, कॉस्ट ऑफ थेरेपी कितने ज्यादा होंगे। बट ये हमें सोचना है कि अभी ये साइंस जो है वो एडवांस हो रहा है और फार्मा कंपनी से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसकी प्राइस भी टाइम टू टाइम कम होने वाली है। तो वो एक पॉजिटिव होप के साथ हमें चलना है। और कभी भी हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे छोटी सी टैबलेट में पैरासिटामोल भी बोल दूं, तो हर एक दवाई की साइड इफेक्ट रहेगी, बट अगर आप ये दवाई आपके डॉक्टर के गाइडेंस में ले रहे हो तो वो साइड इफेक्ट को हम कम से कम करने का ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर ये कंसेप्ट को अगर मुझे समझना है तो ये जो हम इसको स्लाइड बोलते हैं कि वो हम सब लोग बचपन में खेले होंगे और हमारे बच्चे भी अभी शायद खेल रहे होंगे, वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है डिसीज समझने का। अगर जब हम स्लाइड पे पहले चढ़ रहे हैं, दैट इज मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हूँ प्री एएस। प्री एएस मतलब जब एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत ही पहले का स्टेज, जहाँ पे आपको बिल्कुल दर्द नहीं है, आपको बिल्कुल सिम्टम नहीं है, बट आपकी बॉडी में वो चेंज है वो होना स्टार्ट हो गया है। अभी इस स्टेज पे हम इसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते, मैं या आप दोनों में से कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकता है। बट एक चीज जो है एज अ हेल्दी पर्सन, इवन इफ यू आर लाइक, कई बार ये हमेशा होता है कि मुझे एंगस्पॉन्ड है तो मेरे बच्चे को होगा, मेरी बीवी को होगा या मेरे भाई को एंगस्पॉन्ड होने का चांस है। तो कई बार ये चांस फैमिली में थोड़ा ज्यादा रहता है, बट एज नॉर्मल हेल्दी पर्सन
दैट इज ऑल्सो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फिजिकल एक्टिव रहे। जो हम पेशेंट को एडवाइस देते कि एटलीस्ट एक हफ्ते में आपको 150 मिनट्स जितना एक्टिविटी रखना है, मतलब दिन में एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको मिनिमम चलना है और फिजिकल एक्टिव रहना है। तो वो स्टेज पे हम बस फिजिकल एक्टिव रह सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करना और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना हो सकता है। अब हम स्लाइड के थोड़े ऊपर चढ़ जाए तो हम आते हैं सिम्टम ऑनसेट, जहाँ पे आपको ये पीठ का दर्द या जकड़न या और कोई जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और मेजोरिटी टाइम ये होता है कि अगर ये सिम्टम आए तो हम एक फार्मेसी में जाते हैं, बोलते हैं कि थोड़ी दर्द की दवाई दे दो, और हम ये दवाई लेके थोड़ा अच्छा हो जाता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। बट अगर इस पॉइंट में हम अगर अपने डॉक्टर के पास चले जाए और वो डायग्नोस कर पाए कि हाँ आपको एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस है, तो ये बेस्ट स्टेज रहेगा आपका स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन रोकने में, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बनाने में, आपका जो फ्यूचर प्रोग्रेस और आपने जो प्लान किया है कि मैं एक्टिविटी ये करूंगा, तो आप पूरा नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बट हम कई बार पेशेंट देखते हैं उसके थोड़े और नीचे, जिसको हम अर्ली एज बोलते हैं, जहाँ पे हम फॉर्चुनेटली एटलीस्ट 30 to 40% केस वी आर एबल टू लाइक हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। उस पेशेंट को हम अर्ली स्टेज में पकड़ के अर्ली स्टेज में उसको डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देके उसका अगर वी अप्रोच से ट्रीटमेंट करे कि उसको फिजियोथेरापिस्ट हेल्प कर रहा है, उसको रूमेटोलॉजिस्ट हेल्प कर रहे हैं, और पेशेंट का फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है, तो इस पेशेंट का जो नेचुरल कोर्स है बहुत ही अच्छा रहता है ये बीमारी के साथ। बट कई बार ये होता है कि हम ये एडवांस फेज, मतलब वो पेशेंट पूरा झुक गया है, जो हमने वो अगली स्लाइड में देखा कि एक 75 का जो ऐसा पूरा जब वो स्टेज में आता है तो वो स्टेज ऐसा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑलरेडी अगर स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन हो चुका है तो उसमें हम पेशेंट को ये होप देते हैं कि इसकी वजह से अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम कैसे अटकाएं। तो अगर आप ही ये देख के समझ सकते हो कि ये स्लाइड का जो प्रोग्रेस पूरा डाउनवर्ड है, उसमें किस पॉइंट पे मेरा रोमेटोलॉजिस्ट आके मुझे कैच करे और मेरी लाइफ को स्लाइड डाउन होने से बचाए। तो वी डेफिनेटली कैन हेल्प यू फॉर दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो वी है उसमें से सबसे पहला जो मेजर प्लेयर है वो है कमिटेड पेशेंट। ए पेशेंट जिसको एएस के बारे में समझ है और उसको पता है कि ये बीमारी 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन की नहीं है, पूरे लाइफ लॉन्ग की बीमारी है, बट उसको हम अच्छे से देखें तो ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो पेशेंट फैमिली एंड कलीग। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिसकी फैमिली ज्यादा कंप्लेन करती है कि ये जो पेशेंट है वो हमें फैमिली में बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसका अर्निंग कम हो गया है, वो घर के काम में भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। बट पेशेंट की फैमिली को भी समझना है कि ये बीमारी एकदम सिंपल बीमारी नहीं है और उसका पूरा ट्रीटमेंट करना है तो थोड़ा टाइम लगता है। जो तीसरा आपका पार्टनर है जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, जैसे अंतर्ध्वनि इज डूइंग रियली ग्रेट जॉब फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। तो अगर आपको पेशेंट सपोर्ट ग्रुप की तरह से ऐसे बीमारी के बारे में समझना मिल जाए और आपको फिजियोथेरेपिस्ट का सपोर्ट मिल रहा है, योगा के सेशंस मिल रहे हैं, तो दैट डेफिनेटली हेल्प। फिर है फिजियोथेरापिस्ट। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगा कि फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि 50% अगर काम आपका दवाई से हो रहा है तो 50% आपका फिजिकल थेरेपी से होगा। और जो ऑफिस का काम करता हूँ मैं, रोज चलता हूँ मैं, दोस आर नॉट द थिंग्स और दोस इज नॉट फिजिकल थेरेपी। आपको जो फिजिकल थेरेपी लेनी है एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार आपके फिजियोथेरापिस्ट एंड रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके लेनी पड़ती है। एंड वन ऑफ योर टीम लीडर इन दिस एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का जो आपका ट्रीटमेंट में है वो रोमेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। वो आपको दवाई से और बाकी पूरा टीम कोऑर्डिनेशन से हेल्प करेगा कि हाउ वी कैन स्टॉप दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो ये एक स्लाइड में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर जब मैं हम स्कूल में होते हैं या थोड़े हमारा उम्र थोड़ा छोटा होता है, तब हम सोचते हैं कि जब मैं स्टार्ट करूंगा, अब आप जो ऊपर का इमेज है एक, उसमें सोच सकते हैं कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसका जब उम्र हो गया है उसके बाद जो दिखाया गया है कि उसको स्टिक का सपोर्ट चाहिए या वॉकर का सपोर्ट चाहिए। बट दिस इज लाइक एजिंग, मतलब जो उम्र होती है वो प्रोसेस है। बट एजिंग को भी ऐसे समझाया जाता है कि आपको बाद में चलने के लिए सपोर्ट भी चाहिएगा और वो भी चाहिएगा। बट अगर हम ऐसा सोचे कि मैं 20 साल की उम्र से या 15 साल की उम्र से मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ, मैं रोज फिजिकल थेरेपी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे की इमेज में दिखाया है कि इवन माई एजिंग प्रोसेस
विल बी बेटर कि मैं बिना सपोर्ट के कर सकता हूँ। बट इसके लिए जो स्टेप लेने हैं वो आपको अर्ली लेने हैं ये स्टेप। तो एंगस्पॉन का भी स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन ऐसा ही रहता है। अगर अर्ली स्टेज में आप उसके प्रिकॉशंस ले लो और ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दो तो आपका भी स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन हेल्दी होगा। वो स्टॉप हो सकता है, उसको हम डिले कर सकते हैं और एटलीस्ट हमको स्मूथ कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब हम क्वेश्चन आंसर की और जाएंगे, बट उससे पहले मैं रमेश सर को भी बोलूंगा कि इससे बारे में हमें थोड़ा और ज्यादा बताएं। थैंक यू। थैंक यू संकेत। सो डॉक्टर संकेत ने काफी इंफॉर्मेशन दिया है आप लोगों के लिए। स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, क्या होता है इस बीमारी में। बट फ्यू थिंग्स आई वांट टू स्ट्रेस। जब 100 लोगों को ये बीमारी आता है, समझो कि 100 लोगों को बैक पेन है। एक आदमी पूरा बेंड कर सकता है, दूसरा आदमी हाफ बेंड कर सकता है, तीसरा आदमी बिल्कुल बेंड नहीं कर सकता। जब ये 100 लोगों को देखें हम, तो सबका मन में रहता है कि आगे क्या होने वाला है, अगले 5 साल में मुझे क्या होने वाला है। जब हम ये सोचते, द फर्स्ट थिंग जब नेट में देखते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो आपको दिखता है वो फिगर जो पूरा बैक बेंड है, जिसको बोलते हैं बैम्बू स्पाइन। मतलब बम्बू जैसा वो बैक पूरा फ्यूज हो गया है, जो एक एक छोटे 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 अलग वर्टिब्रे होना चाहिए, बैकबोन होना चाहिए, जिसके बीच में रबर बैंड होता है लिगामेंट जैसा, जो आपको बेंड करने के लिए, मूव करने के लिए हेल्प करता है। वो पूरा अगर अकड़ गया, पूरा सॉलिड हो गया, पूरा बोन हो गया, तो देन उसको बोलता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन। सो लोगों को मन में आता है कि हम सब लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है क्या। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 100 लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, ये बैक पेन होता है, तो पूरे 100 लोगों को स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन नहीं होता। एटलीस्ट 30 लोगों को, 30% को ये प्रॉब्लम एक बार आता है, छोटे मोटे दर्द इधर उधर रहता है और उसके बाद कम हो जाता है विथ एक्सरसाइज, बिना दवाइयां लाइफ नॉर्मल हो सकता है। About 40% of people are the only ones who will progress to the most severe stage. So there are a lot of people, the moment somebody does an MRI, somebody shows you that there is some inflammation in the back, सब लोग समझते हैं कि अगले 5 साल में मेरा बैक भी ऐसा हो जाएगा। But there is a word of caution in this. जैसे डॉक्टर संकेत ने बताया, इन 100 लोगों में कौन 40 लोग हैं जिनको ये प्रोग्रेशन होता है, हम कोई बता नहीं सकते आपको। अगर आप मेरे पास आके बताएंगे, आज आके मेरे पास आके आपका MRI दिखा के बताएंगे कि अगले 5 साल में मेरा स्पाइन स्ट्रेट होगा या बेंट होगा, ये बताना नामुमकिन है। क्योंकि जो पैरामीटर्स है हमारे पास, जो भी टेस्ट है हमारा पास, कॉन्फिडेंटली बता नहीं सकते कि 100 लोगों में कितने लोग पूरा फ्यूज स्पाइन्स में जाते हो लॉन्ग टर्म में और कितना लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार डायग्नोसिस हुआ तो रेगुलरली फॉलो अप रहना आपके डॉक्टर के पास बहुत जरूरी है। एक दो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट है CRP। जिन लोगों में CRP ज्यादा है उन लोगों में प्रोग्रेशन ज्यादा है, अभी आपने सुना था। मगर ऐसे भी लोग हैं जिनमें CRP नॉर्मल है। CRP एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कई लोग, जिन लोगों में CRP नॉर्मल है, उनको भी प्रोग्रेशन हो सकता है, मगर ज्यादातर जिन लोगों में ज्यादा CRP है और हाई CRP है, उन लोगों में चांसेस ज्यादा है। So that was my first message that I wanted to say. दूसरी बात, डॉक्टर संकेत ने बहुत सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया। उन्होंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आई थिंक ये बात मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप पहले दवाएं लेते हो, तो जो भी दवाएं ले आप, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स लो, 2-3 महीना पेन किलर्स कंटिन्यूसली लो, ऑब्वियसली पेन कम हो जाएगा, आपका CRP शायद थोड़ा कम हो जाएगा, मगर बीमारी कम नहीं होने वाला है। बीमारी बॉडी के अंदर रहता है, हमेशा रहता है। तो ऑब्वियसली ये जो बायोलॉजिक्स दवाइयां हैं, इनको लॉन्ग टर्म यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी बीमारी का निशानी पूरा बदलना है, उसका दिशा बदलना है, तो then only on long term usage you can do that. So ये long term usage का मतलब क्या है?
अगर आप अमेरिका एग्जाम्पल ले, जिन लोगों में हम प्रूव कर चुके हैं कि ये प्रोग्रेशन है इनमें, तो उन लोगों को लॉन्ग टर्म मतलब कई सालों तक दवाइयां कंटिन्यू करनी बोलते हैं। वहां पे इसका प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस इनका ट्रीटमेंट करता है, मेडिकल इंश्योरेंस आई मीन। Whereas यूरोपियन कंट्रीज ले लो, वहां पे गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ सिस्टम है, जहां पे सरकार आपका ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्चा करता है। क्लासिकल एग्जाम्पल इज यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस NHS है, जहाँ पे जिन लोगों का ट्रीटमेंट चाहिए जिंदगी भर सरकार मुफ्त में करता है। मगर प्रॉब्लम है कि इंडिया में हमारे पास सरकार भी नहीं है और इंश्योरेंस भी नहीं है। गवर्नमेंट को हमारे बारे में, कोई इस बीमारी के बारे में गवर्नमेंट सोचते ही नहीं है। सबका अटेंशन ज्यादातर कैंसर पे गया है, सबका अटेंशन हार्ट डिजीज पे गया है, जॉइंट डिजीज पे सबका अटेंशन बहुत कम है। सो ये हम सबका काम है कि पॉलिसी बेरर्स जो है उनका ध्यान हमारी तरफ लाना है। जिन जिन लोगों को जितना जितना प्रयत्न कर सकते वो हम सबको करना है। लोगों को पता करना चाहिए कि ये भी एक इम्पोर्टेंट बीमारी है। डॉक्टर संकेत ने बताया कि जब छोटी उम्र में जब आपको ये प्रॉब्लम होता है तो कितना आपका लाइफ अफेक्ट हो सकता है इससे कितना प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है। सो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होना, गवर्नमेंट हेल्प नहीं है, इंश्योरेंस हेल्प भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हमारे इंडिया में ये बायोलॉजिक थेरेपी को अप्रूव नहीं करते। ज्यादा के ज्यादातर प्राइवेट इंश्योरेंस कोई भी रूमेटिक डिजीज को इंश्योरेंस में अप्रूव नहीं कर सकते। तो हमारा फाइट सिर्फ बीमारी पे नहीं है, इन सब पॉलिसीज फ्यूचर में चेंज होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें फाइट करना चाहिए। इस डायरेक्शन में इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन काफी काम कर रहा है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस दिया है एसोसिएशन की तरफ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बीमारी इंक्लूड होना चाहिए, एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। ये हमारी गलती नहीं है कि हमको ये बीमारी आया, मैंने क्या किया था मुझे ये बीमारी आने के लिए, ये मेरा गलती नहीं था। सो इसको जेनेटिक डिजीज बोल के एक्सक्लूड नहीं कर सकते इंश्योरेंस पॉलिसी में, हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। जब तक ये सब काम हो तब तक एटलीस्ट डॉक्टर संकेत इसीलिए 2 साल बताया, क्योंकि एटलीस्ट जितना लॉन्ग हो सके। 2 साल का मतलब उनका मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ 2 इयर्स ही होना चाहिए, जितना एज लॉन्ग एज पॉसिबल, 2, 3, 5 साल, 10 साल। क्योंकि जब बायोलॉजिक थेरेपीज लेते हो तो ऑब्वियसली कुछ प्रोटोकॉल रहता है उसमें। फॉर एग्जांपल आप इटानासेप्ट या एनब्रिल इंजेक्शन ले लो, हर हफ्ते लेना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो हम तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करते, हफ्ते के बदले में 10 दिन में एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 1 महीने में 4 इंजेक्शन के बदले में 3 हुआ, थोड़ा पैसा बचा ना। ऐसा देखा तो अगर और अच्छा हुआ तो 15 दिन में 1 इंजेक्शन देंगे। कुछ तो ट्रीटमेंट में होना चाहिए। सो दोज रेस्पॉन्डर्स वी मेक ऑल दीज चेंजेस depending on how you are responding to treatment. If you're a very good responder, the treatment can be spaced. ये साइंस में भी बताया है कि हम स्पेस कर सकते। सो इसका एडवांटेज है कि आप दवाई पे ही रहेंगे, आपका दवाई का खर्चा भी कम रहेगा। ये मत सोचो कि अगर मैंने आपको बताया कि हफ्ते में एक बार लेना है तो जिंदगी भर हफ्ते में लेना है एक बार। तो ये मेडिकेशंस जो है उसका डिसीजंस डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए और डॉक्टर आपको हेल्प करेगा कि इसमें क्या कर सकते। कई लोग ऐसे भी है को जिनको अगर 10-15 दिन में एक इंजेक्शन नहीं लिया तो बेड से उठा नहीं पाएगा, वो भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। सो ये द थेरेपी विल बी इंडिविजुअलाइज्ड। दैट इज वेयर व्हाट डॉक्टर संकेत सेड, इट इज अ ग्रुप एफर्ट where the doctor is there, the therapist is there, and you are there, and we take decisions separately for each patient. Each patient is different. You will have to be considered as one unit and a decision taken whatever suits you. So biologics obviously आज के जमाने में सबसे important treatment है। इंडिविजुअल दवाई के बारे में डॉक्टर संकेत ऑलरेडी बता चुके हैं, बट एक बात मैं बताऊंगा, जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया था 13 years ago, ये बायोलॉजिक्स का कॉस्ट 1 साल का कॉस्ट था 5 लाख। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था बहुत सारे लोगों को ये 5 लाख स्पेंड करना। वैसे देखा तो उसके बाद लगभग अभी 5-6 साल से इंडियन मैन्युफैक्चर ड्रग्स आया, इसको बायोसिमिलर्स बोलते, मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं है मगर उसका बहुत नजदीक है, वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। सो ये मॉलिक्यूल आने के बाद
पैसे का कॉस्ट 50% कम हो गया। अभी सम ऑफ द चीपेस्ट बायोलॉजिक्स पूरा साल आप लिया तो भी एटलीस्ट 2 लाख में हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट। सो वैसे देखा तो आगे द फील्ड इज वेरी एक्साइटिंग, लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। जैसे डॉक्टर संकेत ने बताया, अभी रीसेंट कॉन्फ्रेंस में बताया कि नया दवाई जैक इनहिबिटर्स। ये जैक इनहिबिटर्स क्या होता है? ये गोली होता है, टैबलेट होता है। सो दिस कुड बी द न्यू फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट वंस इट्स अप्रूव्ड। आज तक अभी अप्रूवल नहीं है इंडिया में यूज करने के लिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, मगर जो डायरेक्शन में हम जा रहे आशा है कि ये जरूर अप्रूव हो जाएगा इन फ्यूचर। सो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट और सिंपल हो जाएगा, और a lot of Indian companies are going to be manufacturing these drugs, so the cost of therapy will fall down considerably. So the present high cost should not put away your decision to start treatment, क्योंकि आज जो इन्वेस्ट करते हो आप, समझो कि आपकी एफडी में रख रहे हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में रख रहे हो, या इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ स्टॉक्स में, वो बढ़ेगा। Obviously the dividends you will be seeing it in the future years to come. And ऐसा नहीं कि एक दवाई शुरू किया तो जिंदगी भर वही लेना है, स्विच कर सकते हैं। अगर एक दवाई काम नहीं किया तो हम चेंज करेंगे दूसरे दवाई में। And so there are lot of possibilities that are there. So all is not lost. Have hope. This is what I would like to say, and we're more than happy to take questions. Thank you, Ramesh sir. We'll start with the question answers. Like, there were a lot of patients who have asked, and it is a very basic question: how to identify that I am getting the deformity? Okay. So एक बात है कि पहले आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है कि आपको डिफॉर्मिटी है कि नहीं बताने के लिए। ओके क्योंकि जब आप डिफॉर्मिटी बोलते हो, डिफॉर्मिटी का कारण बहुत ज्यादा होता है। द सिंपलेस्ट कॉज ऑफ डिफॉर्मिटी इज पेन, एंड दिस इज रिवर्सिबल डिफॉर्मिटी। जब दर्द कम हो जाता है तो ऑब्वियसली हम स्ट्रेट हो जाते हो, जब पेन है तो ऑब्वियसली बेंड है। सो सारे जो लोग बेंड है, इसका मतलब है ये मतलब नहीं कि सबको डिफॉर्मिटी हो गया है। सो मसल स्टिफनेस होता है, बिना एक्सरसाइज मसल्स वेस्ट हो जाते हैं, बैक मसल्स। सो बैक मसल वीकनेस के से भी स्टूप आ जाते हैं। बट ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन भी एक डिफॉर्मिटी का कारण है। सो ऑब्वियसली बहुत तरीके हैं क्लिनिक में हम यूज करते हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ नोइंग फॉर स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन सिंपल एक्सरेज, पीरियोडिक एक्सरेज टू टेल अस। ऑब्वियसली हमारा क्लिनिकल पैरामीटर्स है, स्पाइनल मेजरमेंट्स बोलते हैं, जो टेप रख के हम मेजर करते हैं, वो सब भी है। सो ऑब्वियसली आपका काम यह है कि डॉक्टर को कंसल्ट करो। You don't decide whether you have progressed or not progressed. We will tell you that. Right. Next question है कि can the progression be reversed? Yeah, I think इसके बारे में संकेत ने काफी बोल चुका है। I mean, दोनों बताया कि रिवर्सल के बारे में, ऑब्वियसली दवाई के बारे में बताया है, एक्सरसाइज के बारे में बताया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हम दोनों वही बात स्ट्रेस करते हो कि अर्ली स्टेज, कम अर्ली। कोई भी बीमारी आप लो, डायबिटीज लो, अर्ली स्टेजेस में ट्रीट किया, लॉन्ग टर्म आउटकम बेहतर है। कैंसर लो, अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट किया तो लॉन्ग टर्म आउटकम इज बेटर। लाइकवाइज ये भी। सो ऑब्वियसली अर्ली स्टेज रिकॉग्निशन इज द की। Right. Next question है कि how can we stop the deformity? संकेत? Yeah, so ये जो क्वेश्चन जिस पेशेंट ने पूछा है, I would like to appreciate the word we. How can we stop the deformity? तो यहाँ पे जो अप्रोच है, जो हमने पूरा समझाया कि हम अप्रोच करेंगे उसको कि पहले समझते हैं कि ये क्या है बीमारी, और उसका लंबा ट्रीटमेंट अच्छे से और जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। और जैसे हमने पूरा प्रेजेंटेशन में आपको स्ट्रेस किया है कि दवाई तब काम करेगी जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी और आपका ये स्मोकिंग सीजन और वो सब जो है स्मोकिंग से दूर रहना, वो सब होगा। तो अगर हम ये सारे अप्रोच ले लें, अगर आपका एज का डायग्नोसिस अभी रिसेंटली हुआ है या बहुत अर्ली स्टेज में है, तो देयर इज डेफिनेटली वेरी गुड होप इफ यू स्टार्ट कि आपका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट किया जाए। और सर ने जैसे स्ट्रेस किया कि लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट दिया जाए, और मोर इम्पोर्टेंटली ये पूरा टीम अप्रोच में फिजिकल एक्टिविटी, योगा और जो रूमेटोलॉजिस्ट का आपको गाइडेंस मिलेगा, अगर इसके साथ हम स्टार्ट करें तो वी कैन स्टॉप दिस डिफॉर्मिटी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Can exercise reverse the progression or avoid the pain? See, pain जरूर yes, but it's not about one thing. ऐसा नहीं कि सिर्फ गोली से सब होने वाला है या सिर्फ एक्सरसाइज से सब होने वाला है. This is a combined approach. So we want physical therapy, which is exercises, दवाइयों के साथ. So सिर्फ exercises, बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे questions है कि नहीं? योगा के बारे में लोग पूछे हैं. Then somebody else has said some other exercise, panchakarma ke bare mein puche. See, it is not about one thing. This has to be a combined approach. Exercise is very crucial, but sirf bimari exercise se rukta nahi. Bimari, this is very important to understand. Just because a person exercises, that you cannot stop the disease from progressing. दवाई भी चाहिए, but दवाई के साथ ही साथ back muscle strong करनी है, functionality improve करनी है, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज का जरूरत है. बैक स्टिफनेस कम करनी है तो दवाई करेगा काम अपना 80% या 60%, बाकी सब एक्सरसाइज भी करेगा. सो सिर्फ एक्सरसाइज अलोन इज नॉट इनफ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, can we delay the progression through raw plant based diet, that is unprocessed food, vegetables and fruits? And in addition, what is the role of diet to combat the inflammation? संकेत? So ये question actually हमेशा हमें patient पूछता है कि what is this anti-inflammatory diet, और second जो अभी COVID time में चल रहा है, what is this immunity diet? तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, घर का बनाया हुआ जो हेल्दी खाना होता है, that is the best diet. अगर सेकंड जो चीज है कि जो बीमारी में कि कई बोलते हैं कि only this natural products, whether it will help or not, but like if it this organic food what you actually people label is that organic, then it is not, we are not sure. But अगर इसके बारे में कंफर्म हो कि ये ऑर्गेनिक फूड है, so I will tell it is a healthy way of living life, but it is not, it definitely does not translate कि इसकी वजह से पूरा मेरा इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा या स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन कम हो जाएगा या एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस कम हो जाएगा. बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं अच्छे से, तो दैट मींस अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट और मॉडिफिकेशन. बट ये हमें हमेशा ये याद रखना है कि अभी जो दुनिया चलती है वो मार्केटिंग पे पूरा चलता है. If someone markets you or tells you, telling that this is the best organic product which will stop your inflammation, it will boost your immunity, I will suggest don't believe it. जो घर पे आप खा के बना रहे हो और आपकी मम्मी जो आपको खिला रही है, that is the best food for you. But ये ध्यान रखना है कि आपको स्वीट्स अवॉइड करने हैं, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला फूड है वो अवॉइड करना है. वो जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो आपको चालू रखने हैं. So that is the most important part I will like to stress. Right. Next question is, पेशेंट हफ्ते में एक बार नुकोक्सिया 120 लेते हैं, लेकिन उनको मॉर्निंग में हाथ की उंगलियों में अकड़ जाती है, तो इज इट एएस रिलेटेड? और उनके बैक साइड में और घुटने के पीछे में भी पेन रहता है. So, पहली बात यह है कि न्यूकोक्सिया 120 क्यों लेते हो भाई? न्यूकोक्सिया 120 एक चॉकलेट नहीं है कि रोज ले, ये स्वीट नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है. और जो 120 आप बता रहे हो ये टॉप डोज है. ये न्यूकोक्सिया आता है 60, 90, 120 में, और जो ले रहे हो उस 120 mg इज द हाईएस्ट डोज दैट कैन बी यूज्ड. और 120 mg बहुत कम बीमारियों में हम यूज करते हैं. ओके, सो न्यूकोक्सिया 120 लेना गलत बात है. क्यों आप पेन किलर ले रहे हो ये मुझे मालूम नहीं, बट पेन किलर नहीं लेना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेन किलर नहीं लेना चाहिए विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. ओवर द काउंटर दुकान जाके पेन किलर लेना अच्छी बात नहीं है. ओके, यू हैव टू स्टॉप यूजिंग पेन किलर्स लाइक दिस. अगर आपका कोई डायग्नोसिस अभी तक नहीं हुआ है तो देन ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग आपको करना है कि डॉक्टर के पास जाके आपका प्रॉब्लम क्या है डिस्कस करके, आपको आर्थराइटिस है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की वजह से आप पेन किलर ले रहे हो, ये देख के समझ के तभी ही टैबलेट लेना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मेडिकेशन इज द वर्स्ट थिंग टू डू. क्योंकि जब पेन किलर लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है,
मगर प्रॉब्लम ये आप सोचे नहीं कि आपको पेन क्यों आया इन द फर्स्ट प्लेस। किसी ने डायग्नोसिस किया पेन का वजह क्या है। सो अगर किसी ने डायग्नोसिस किया तो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीडे पेन किलर इज नॉट द आंसर। अगर आपका डायग्नोस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो डेफिनेटली एवरीडे पेन किलर इज नॉट द आंसर। पेन किलर से अभी आगे जाना है और क्या क्या करना है ऑलरेडी बता चुके हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट का कि मैं जून 2018 में डायग्नोस हुआ और 2019 से बायोलॉजिक्स ले रहा हूँ और मैं काफी ठीक हूँ 95% ऑलमोस्ट, तो मुझे और कितने दिन तक बायोलॉजिक्स लेनी चाहिए। ही स्टेइंग इन अबू धाबी एंड उनकी 12 आवर्स की ड्यूटी है और मैं 1 महीने पहले he has become a father. Okay. So will it pass on to the next generation also? So there are 2-3 questions which he has asked. तो पहले तो इनका जो ट्रीटमेंट में अगर सारे पेशेंट भी जो सुन रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर इनका ट्रीटमेंट 1 साल में बायोलॉजिक से स्टार्ट हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है कि अर्ली स्टेज में शायद इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। और मैं आपको ये भी पेशेंट को ये भी बोलना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट के बाद 95% इम्प्रूवमेंट होना मतलब कि आप मेडिकेशन के साथ नॉर्मल की तरह आप पूरा अपना जॉब कर पा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर पा रहे हो और आपके जो लाइफ गोल्स है वो अचीव कर पा रहे हो, तो आप जो मानोगे कि आपकी लाइफ में जो इतना अच्छा सा चेंज हुआ है उसमें काफी सारा कंट्रीब्यूशन आपकी मेडिकेशन का और आपके बायोलॉजिक का है। ऑफकोर्स मैं इतना भी बिलीव करता हूँ कि इस बायोलॉजिक के साथ आप फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन कर रहे होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मुझे और कितना लंबा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे सर ने हमें पहले से ही बताया, डॉक्टर रमेश ने, कि एक पॉइंट बीमारी में ऐसा आता है कि पेशेंट को अगर मैं देखूं कि 6-8 महीने से बीमारी बिल्कुल कंट्रोल है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैं पेशेंट के साथ ये डिस्कस करता हूँ कंसेप्ट ऑफ स्पेसिंग। बट मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता कि नहीं आप ये इंजेक्शन अब इतना ले रहे हो तो इतना इंटरवल हम बढ़ा देते हैं। बट डेफिनेटली यू कैन टॉक टू योर रोमेटोलॉजिस्ट, आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से बात कर सकते हैं कि डू आई हैव ऑप्शन ऑफ रिड्यूसिंग इट। बट ट्रीटमेंट के बारे में हम ऐसा बोलेंगे कि बीमारी बंद नहीं होती है तो ट्रीटमेंट भी बंद नहीं होनी चाहिए। इसका हम इंटरवल बढ़ा सकते हैं और डोज थोड़े आपके कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी से जो लाइफस्टाइल आपने अचीव की है वो कंटिन्यू करना है। और मैं आपको इवन आई विल कॉन्ग्रेचुलेट योर फादर नाउ, सो एटलीस्ट यू हैव नाउ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो यू मस्ट कंट्रोल योर डिसीज टू अ थरो लेवल। तो उसके लिए आप आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, वो हम एडवाइस करेंगे। और दूसरा जो आपको अभी जो क्वेश्चन आया कि ये ऑलवेज होता है कि अब मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को ये एंगस्पॉन होगा कि नहीं, तो इसके बारे में हम इतना 100% तो कभी भी किसी को भी नहीं बोल सकते कि हाँ ये होने वाला है, बिकॉज ये पूरे का पूरा जेनेटिक बीमारी नहीं है। इसमें जितने जेनेटिक फैक्टर थोड़े हैं, इसके साथ थोड़े एनवायरमेंटल फैक्टर और बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं। बट ये हम बोल सकते हैं कि ये बीमारी होने का चांस थोड़ा ज्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हम बस वही स्ट्रेस करते रहेंगे, नहीं मेरे बच्चे को भी ये बीमारी होगी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि जब भी कभी अगर सिम्टम आए बच्चे को भी, तो तुरंत उसको रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि हमने आज सीखा है कि अर्लियर हम जिसको इतना जल्दी पकड़ सके उतना अच्छा से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये आंसर से आपका इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर और भी डाउट है तो वी कैन डिस्कस। Right. Next question is exercises like swimming and plank. Will that reduce the progression? Once again, I think we generalize various types, whatever type of exercise we are talking about. ऐसा कोई exercise नहीं है जो progression को stop करे. The important aspect is that exercise is a part of the whole treatment. Whether you're doing, yoga, whether you're doing swimming, whether you're doing plank, whatever exercise. But most important is to keep the flexibility of the back going, moving. And swimming is a very good exercise. पहले जब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं था, जब बायोलॉजिक्स नहीं आया था, मुझे याद है कि इंग्लैंड में जब हम फिजियोथेरेपी बेचते थे लोगों को, फिजियोथेरेपी पूल था, हर एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पूल था, क्योंकि हाइड्रोथेरेपी वाज अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। सो ऑब्वियसली स्विमिंग इज यूजफुल for back pain or for back diseases.
but I don't think we should extrapolate everything to reduce structural progression. So the simple answer is only by these plank or swimming, no. Very right. Next question is almost, there are a lot of patients who have asked this, and patients are using it also. Do the back belts help in the progression or help in reversing the progression? तो ये जो बैक बेल्ट और जो सपोर्ट, और समटाइम हम उसको बोलते हैं कि इसको स्प्लिंट बोलते हैं ऐसे, और बैक सपोर्ट बोलते हैं, तो उसका जो कंसेप्ट है, इट इज टू सपोर्ट और स्टेबिलाइज योर बैक. वो आपकी बैक को एक तरह से स्टेबिलाइज करता है, बट उससे जो अंदर प्रोसेस चल रहा है उसको पूरा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. तो ये बेल्ट पहनने से आपको सपोर्ट मिलेगा, कई पेशेंट को पेन रिलीफ भी मिल रही है, बट अगर आप खाली बेल्ट पहनेंगे पर दवाई नहीं लेंगे तो वी कैन नॉट स्टॉप दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन और डिजीज प्रोग्रेस. तो मैं, जैसे हम सर भी बोल रहे हैं, डॉक्टर रमेश भी बोल रहे हैं कि ये जो सारे एडिशनल पार्ट है, दे आर एट, वो सारे टीम के थोड़े थोड़े प्लेयर है, बट दे आर नॉट द ओनली प्लेयर विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टॉप दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन. तो इसके हिसाब से आप अगर यूज कर रहे हो, आप इससे आपका पेन कम हो रहा है, तो हम आपको बोलेंगे आप यूज करो, बट दैट उसका मतलब ये नहीं होता है कि इसकी वजह से मेरा एएस पूरा कंट्रोल होके और पूरा खत्म हो जाएगा या मिट जाएगा. सो वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है. Right. Next question is, we have taken up this question, but once more we'll take it. Does biologics weaken the immunity? Okay, so it's actually is a very important question, Amy. I think that's why it's worth taking it again and again. Exactly. I think बहुत सारे लोगों को ना इम्यून डिजीज और इम्यूनिटी में बहुत कंफ्यूजन है. जब लोग आते हो तो बोलते हैं कि सर आपने जो दवाई दिया था मैं रोज ले रहा हूँ या जो भी रेगुलरली यूज कर रहा हूँ, इन 3 महीनों में मुझे 4 बार सर्दी आया, मेरा इम्यूनिटी कम है. इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है लोगों की मन में. इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि अगर थोड़ा सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स कम है. जिन लोगों को सिवियर रिपीटेड इन्फेक्शंस होता है, जिनके वजह से हॉस्पिटल जाके भर्ती होना, मतलब सिवियर चेस्ट इन्फेक्शन, सिवियर यूरिनरी इन्फेक्शन, उसको बोलते कम इम्यूनिटी. थोड़ा बुखार आया, थोड़ा सर दर्द आया, थोड़ा खांसी आया, 2-3 दिन में चला गया, इसको इम्यूनिटी नहीं बोलते, इसको लो इम्यूनिटी नहीं बोलते. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लो इम्यूनिटी. लो इम्यूनिटी जनरली नहीं होता इन बीमारियों में. इट इज एन ऑल्टर्ड इम्यून रेस्पॉन्स. जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग में थोड़ा इधर उधर कंफ्यूजन हो गया है, जो सीधा जाना है वो सीधा नहीं जा रहा है, घूम के जा रहा है. इसके इफेक्ट के वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, उतना ही. सो दवाई के वजह से ऐसा लो इम्यूनिटी नहीं होने वाला है. मगर कई टाइम जब हम दवाई लेते, हमारा एनवायरनमेंट में इतना ही इन्फेक्शन है, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम दवाई ले रहे, क्योंकि हमारे चांसेस इन्फेक्शन आना थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा है. व्हेन आई से थोड़ा, इट इज वेरी लो. ऐसे नहीं कि आपका चांसेस बहुत हाई रहता है. बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल तक इंजेक्शन लिया है मगर एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है. सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग इंजेक्शंस और बायोलॉजिक्स, दैट डजंट मीन यू आर प्रोन टू मोर इन्फेक्शंस. बट द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि मैं बायोलॉजिक्स ले रहा हूँ, अगर मुझे बुखार हुआ, अगर मुझे खांसी आया, अगर मुझे और कोई सिम्टम्स आए, तो मैं जाके मेरे डॉक्टर से डिस्कस करूंगा किस चीज के बारे में, ये सिंपल का बीमारी है या आगे ये सीवियर इन्फेक्शन है, मुझे इस टाइम पे बायोलॉजिक्स कंटिन्यू में रखनी है या थोड़ी दिन स्टॉप करके इन्फेक्शन खत्म होने के बाद फिर से चालू करनी है. सो ये सब डॉक्टर डिसीजन ले सकते. बट ये मत समझो कि दवाई के वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स पूरा कम हो जाएगा कि आप बार बार बीमार होंगे. अगर ऐसा कोई दवाई होता तो हम रेकमेंड करते ही नहीं. Right. Ramesh sir, next question is for you. One of the patient, he is your patient, he was diagnosed by you. I was first diagnosed of AS by Dr. Ramesh. He is taking Inflimab since 2018.
He has taken 3 injections, but recently also he has taken 1 more injection in September 2020. But still he has stiffness and flare-ups. So should he ask you to change the injection? And he's 33 years of age. Yeah. So obviously जब एक दवाई पूरा काम करेगा तो obviously आपका symptoms नहीं होना चाहिए. ले लो इन्फीमैप जो दवाई स्पेसिफिकली आपने बताया उसके बारे में, जनरली उसका इफेक्ट 2 महीने तक होना चाहिए. अगर वो दवाई काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट 2 महीने तक होना चाहिए. अगर क्योंकि वो साइकिल है कि हर 2 महीना वो दवाई लेनी पड़ती है. कई लोगों को सेम दवाई इतना अच्छा काम करता है कि 3 महीने तक प्रोलॉन्ग कर सकता है, मगर उसके बाद ये शायद काम नहीं करने वाला है. तो अगर इंजेक्शन लेने के बाद भी सिम्टम्स अगर परसिस्टेंट है, आपका पेन नहीं जा रहा है, पेन किलर फिर भी लेनी पड़ती है, आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो देन ऑब्वियसली हमें फिर से वैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये दवाई कंटिन्यू करके कोई फायदा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग दवाइयां हैं जो हम चेंज कर सकते. इसका एक दवाई काम नहीं किया या स्टॉप हो गया काम करना तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है. Right. The next question is, one patient has heard about a new molecule, Iguaratimod, in the market. It is some Zydus brand, he's saying, Zyramod. What is the role and the benefit in angspon? Sanket? Ramesh sir, I don't have much experience with this molecule at my setup, so I think you will be best to... Sure. Igrutimod is a medicine for rheumatoid arthritis. Okay. अभी तक कोई डेटा नहीं है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये काम करेगा. Okay. So as it stands today, Igrutimod is not an approved treatment for ankylosing spondylitis. In fact, rheumatoid arthritis maybe it's an Asian drug. I can call it an Asian drug. So sirf few countries in Asia is bringing out this drug, but it's not available even worldwide. Even rheumatoid arthritis maybe ये पूरा काम नहीं करने वाला है. As an add-on therapy in people who have partial benefit with usual treatment, ये थोड़ा help करेगा बस. इससे ज्यादा इससे फायदा नहीं है. So from ankylosing spondylitis point of view, no is the answer. Okay. Next question is, what is Nuga best therapy and how can it help in reducing or controlling the deformity? So ये Nuga based therapy actually ये concept last 1 या 2 साल में काफी बढ़ गया है. And I have seen कि मेरे जो orthopedician friend है वो काफी पेशेंट जिनको बैक पेन होता है उनको एडवाइस कर रहे हैं. और ये जो नुगा बेस्ड थेरेपी है उसका जो कंसेप्ट है, इट इज ऑन एक्यूपंक्चर और हीट थेरेपी. अगर आप सही में बोले तो ये फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट का एक डोमेन है जिसमें ये 2 मोडालिटी यूज करके आपको हेल्प कर सकता है. सो आई विल टेल कि ये दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर फिजिकल थेरेपी बट नॉट ओनली थेरेपी. मतलब खाली नुगा बेस्ड थेरेपी won't be enough. और मैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि अगर आपकी स्पाइन में या बैक में कोई भी तरह का इंफेक्शन है और ऐसा कुछ प्रोसेस चालू है, अगर और उस वक्त आप नुगा बेस्ड थेरेपी ले रहे हो तो उससे हार्म होने का भी चांस है. तो अगर आप ये थेरेपी जो सही में मतलब बाहर से आप खरीदने जाओ उसका जो सेट होता है वो इट इज एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी. मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी एक्सपेंसिव थेरेपी ऑप्शन है. तो बेस्ट आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट या फिजियोथेरापिस्ट को पूछो कि मुझे ये थेरेपी से हेल्प मिलेगा नहीं. कई बार ये होता है कि हम सिंपल एक्सरसाइज से इसको ट्रीट कर सकते हैं. तो ऐसा मतलब नहीं होता कि मार्केट में एक नया फैंसी और नया ऑप्शन आया है, वी मस्ट गो फॉर दैट. अगर आपको अफोर्ड हो रहा है और आपका रोमेटोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरापिस्ट आपको गाइड कर सकता है तो आई विल टेल कि हाँ इट कैन बी पार्ट ऑफ योर फिजिकल थेरेपी. बट अगेन कि अकेला खाली नुगा बेस्ड ही आपका डिसीज ट्रीट कर रहा है वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेंगे. Okay. Next question is, patient is having AS from past 3 years, and he has to go to job every day, but he has to take a bike to the job. He cannot afford a car. So what is the solution? Like, it is recommended not to avoid bike. So what should he do? I don't think there is any recommendation to say you should not ride a bike. See, the whole concept of treating the disease is to get you back to normal. What is normalcy for you?
For you, the normalcy is to ride a bike. Just because आपको angst-pond है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको कार खरीदनी है. जो आपका लाइफस्टाइल है, around that we have to work around. So there is absolutely no problem in riding a bike. Bike ride करने से आपका बीमारी ज्यादा होने वाला नहीं. But सबसे important point है कि the only thing I would advise is to prevent falls. गिरना, that's important. You have to prevent falls क्योंकि जो spine ankylosing spondylitis में होता है वो थोड़ा normal spine से कमजोर होता है, weak होता है. जो एक्स्ट्रा बोन्स फॉर्म हुआ है वो सब बहुत कमजोर होता है, वो नॉर्मल नहीं है, वो वीकेंड बोन है. सो थोड़ा स्लिप होना, गिरना, इससे बहुत जल्दी स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है. तो वो प्रिवेंट करनी है हमें बस. बट बाइक जरूर आप राइड कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द पेशेंट इज टेकिंग सास 500 mg since last 3 years. So should he continue that? इसमें मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा कि ये जो 500 mg का डोज है वो एक्चुअली इट इज वेरी अंडर डोज्ड. बट इसके साथ इनको रिस्पॉन्स कितना आ रहा है और उसको उस पेशेंट को साथ स्टार्ट किसने किया है, उसके बाद वो पेशेंट ये रोमेटोलॉजिस्ट या उस डॉक्टर के साथ फॉलो अप ले रहा है कि नहीं. तो वो उनका डॉक्टर है, वो उनको देख के उनका डिसीज स्टेटस जो है वो डिसाइड करके या डिसीज एक्टिविटी डिसाइड करके उनको बेस्ट गाइड कर सकता है. कई बार जब मैंने बोला कि ये एंगस्पॉन्ड में जो बाकी के जॉइंट है उसमें भी कई बार दर्द हो सकता है और वो दर्द में सांस थेरेपी है वो हेल्पफुल होती है. तो अगर वो प्रॉब्लम है और उसके लिए सांस दिया जा रहा है तो वो थेरेपी उनको डेफिनेटली हेल्प करेगी कि ये दर्द कंट्रोल में रह सके. बट अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि 500 mg अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत कम डोज है और वो डोज पे इतना उसको अफेक्ट होगा कि नहीं वो जानना बहुत जरूरी है. तो आई विल एडवाइज कि definitely with he should take advice of rheumatologist or a physician nearby who can help him to guide therapy. Right. The next question is, I have done spine correction surgery in 2010, but my neck is in fused condition and slightly bent position. There is rod in my lower back section. Is there any chance for further deformity? And it is due to ankylosing spondylitis. See, obviously, ankylosing spondylitis में deformity is preceded by symptoms. बहुत सारे टाइम सिम्टम्स क्या होता है, पेन होता है. और डिजीज एक्टिविटी अगर परसिस्टेंट है तो देन ऑब्वियसली सिम्टम्स हो, अगर सिम्टम्स होता है तो आगे और डिफॉर्मिटी हो सकता है. अगर डिफॉर्मिटी ऑलरेडी कंप्लीटली स्पाइन फ्यूज हो गया है, कुछ और बचा ही नहीं और आपको एब्सोल्युटली नो सिम्टम्स है, आपको पेन नहीं है, आप आराम है, जो पोजीशन में है वो पोजीशन में आप आराम है, तो देन फर्दर डिफॉर्मिटी होने का चांसेस कम है. Right. There was an old drug one of the patient used to take, phenylbutazone tablet. So does that help in reversing AS? I think हमने जो अभी डिस्कस किया तो फिनाइलब्यूटाजोन आई विल कीप इन द ग्रुप ऑफ NSAIDs. जो यहाँ पे हमने बोला था कि देयर इज अ क्वेश्चनेबल बेनिफिट कि इससे स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन कम होगा कि नहीं. और जैसे हमने स्ट्रेस किया कि ये जो पेन किलर टैबलेट है दे आर नॉट इजी थिंग्स. इसको आप अगर रोज ले रहे हो तो उसकी वजह से किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, कई पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है. और जो मोस्ट कॉमन है पेशेंट बोलते हैं कि हमें ये गैस्ट्रिक सिम्टम और पेप्टिक अल्सर के सिम्टम बहुत ज्यादा होते हैं. तो फिनाइलब्यूटाजोन अभी इतना मार्केट में यूज में भी नहीं है और वो NSAIDs कैटेगरी में आता है जिसका बेनिफिट है वो बहुत ही डाउटफुल है अभी कि वो एज का स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन अटकाएगा कि नहीं. और इतने सारे साइड इफेक्ट है तो लंबे टाइम के लिए लेना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. और सबसे जरूरी है कि अभी साइंस एडवांस हो चुका है और हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है बायोलॉजिक्स के जो जिसकी प्राइस भी अभी अफोर्डेबल सिचुएशन में आ रही है. तो जो आपके लिए बेस्ट थेरापी है उसे यूज करो रादर देन ऐसा ड्रग यूज करो जिससे साइड इफेक्ट का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है. Right. Next question is, what is Seragem therapy? Like, can we take that therapy with medicine and exercise?
I'm not very sure what that means. I mean, are they talking about this particular kind of bed? Is that what it is, Sanket? I am also not sure. Yeah, Sorry, that I is am not not sure on this. mentioned. Yeah. Because it's not any form. I think it looks like something like a specialized bed. If I've heard you correct, because there are different types of mattresses and beds that have come up. It is CERAJAM, Seragem therapy. I'm not sure what it is, but it's not any of the usual recommended. It is the therapies. bed. It is a bed. Yeah, that's what I thought. So if we are talking about bed, no bed can prevent structural progression. One simple answer. Okay. Next question is, a patient is having AS from last 12 years. Now seems to have reached plateau and with less pain and no more deformity. Do I still need to take the medicines? आई थिंक हमने ये चीज डिस्कस की है कि, और मैं सही में ये बोलना चाहूंगा, अगर आपने 10 या 12 साल तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू की है तो आप एक एग्जाम्पल बन सकते हो बाकी पेशेंट के लिए। ये ट्रीटमेंट इतना अच्छे से लंबे टाइम लेने से आपकी डिफॉर्मिटीज नहीं हुई है, आप पेन फ्री हो, तो आपकी मेडिकेशन ने बहुत आपकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। अब आप जो बात कर रहे हो कि ये प्लेटू हो गया है, प्लेटू हो गया है, वो है कि आपका पेन प्लेटू हो गया है, पूरा कम हो गया है, आपका फंक्शन काफी इम्प्रूव हो गया है, बट उस ये अच्छा करने में बहुत ही बड़ा रोल आपकी थेरेपी का है। तो अब ये बात आए कि इसको हम बंद कर दे, तो हमने अभी पूरे जो डिस्कशन में स्ट्रेस किया है कि बीमारी कभी अटकती नहीं है, वो कम हो सकती है, कंट्रोल में हो सकती है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्पेसिंग अप्रोच जो डॉक्टर रमेश ने बताया हुआ है, उसके लिए आपके रोमेटोलॉजिस्ट से एडवाइस दे कि अभी जो मैं इंजेक्शन 1 महीने या 2 महीने ले रहा हूँ, और थोड़ा हम कम कर सकते हैं, तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी कम होगा। और आई विल ऑलवेज स्ट्रेस कि अगर आप ये सब कर रहे हो, उसके साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यूस रहनी है, उसमें कोई स्पेसिंग नहीं करना है आपको कि मैं अभी 5 दिन चलता हूँ तो 2 दिन चलूंगा, दैट स्पेसिंग इज नॉट एडवाइजेबल। बट डेफिनेटली इफ योर डिसीज इज सो वेल कंट्रोल्ड, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि स्पेसिंग आप आपके ट्रीटमेंट का कर सकते हो, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज कर सकते हो। Right. Next question is, I have AS and fibromyalgia, and now my MRI has diagnosed avascular necrosis in my hip joints. Do my biologic Enbrel is supportive for avascular necrosis, or should I take any other thing as well? So the question is avascular necrosis. Yes. The whole first question is this really avascular necrosis? क्योंकि बहुत सारे टाइम ankylosing spondylitis में, especially if you're on Enbrel, ideally speaking your disease should be under good control. बट ऐसे भी कई लोग होते जिनको कई सालों के बाद Enbrel यूज करने के बाद रेस्पॉन्स कम हो जाता है, तो देन इसको बोलते हैं कि सेकेंडरी फेल्यूर, मतलब प्राइमरीली आप रेस्पॉन्ड हुआ, बाद में वो रेस्पॉन्स चला गया। अगर ऐसा हुआ हो तो देन नेक्स्ट देखना है कि ये जो हिप्स में हुआ है ये रियली एवास्कुलर नेक्रोसिस है या हिप आर्थराइटिस है, क्योंकि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हिप जॉइंट में आर्थराइटिस आना बहुत कॉमन सिम्टम है। कई टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब एमआरआई रिपोर्ट करते हैं, तो देन कई लोग उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस बोल देते हैं, क्योंकि एवास्कुलर नेक्रोसिस एक अलग बीमारी है जो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं होता, unless lot of steroids has been used for ankylosing spondylitis, which we don't use usually. If you're an Enbrel, there is very less likely that you would have taken any steroid. और rare कारण हो सकता है avascular necrosis के लिए, but the first and foremost important thing is to reconfirm the diagnosis whether it's hip arthritis or avascular necrosis. अगर ये सचमुच में avascular necrosis है तो Enbrel से इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली अलग है। ओके, दूसरी बात, अगर ये एवास्कुलर नेक्रोसिस नहीं है और ये हिप आर्थराइटिस है और Enbrel लेने के बाद भी ये हिप आर्थराइटिस आ रहा है, तो इसका मतलब है शायद Enbrel पूरा काम नहीं कर रहा है, तो देन ट्रीटमेंट बदलना होगा। ये आपके डॉक्टर से डिस्कस करके बदल सकते हैं। Right. There are few more questions, but we will take last 1-2 questions. The next question is, how can I know it's inflammation in nerves or it is a fusion? ये बहुत जरूरी है कि हमेशा कई बार होता है कि अगर मुझे बैक पेन हो रहा है तो वो कौन से कारण से हो रहा है, बट इफ आई एम पेशेंट
I will give it to expert. मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊंगा और he will check, he will ask me question, he will examine me, वो मुझे पूरा जांच करेगा मेरी और मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पेन कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किससे बढ़ रहा है, किससे कम हो रहा है. अगर हम ऐसे डॉक्टर के साथ जाए और डॉक्टर इससे थोड़ा डायग्नोसिस कर सकता है कि आपका पेन का रीजन क्या हो सकता है, फिर बाद में हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ये इसी की वजह से हो रहा है या और कोई रीजन भी हो सकता है. तो अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन भी है, जैसे सिंपल एक्सरे है जिससे हमें कई बार पता चलेगा, और कई बार अगर एक्सरे से नहीं पता चल रहा है तो समटाइम्स सीटी स्कैन और एमआरआई आल्सो विल हेल्प अस टू नो. बट वो बहुत जरूरी है कि आपको अगर पेन हो रहा है तो आप थोड़ा गूगल करके देख लो, चलो बैक पेन के ये 4-5 कॉज दिखा रहे हैं और इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है. गूगल में सब कुछ सेम ही दिखता है. So I will advise you to leave it to expert or always consult your physician or rheumatologist who will guide you कि आपका जो पेन है किसकी वजह से है और उसको कैसे रोका जा सकता है, इसको आगे कैसे ट्रीट किया जा सकता है. बट अगर आप इंफॉर्मेशन अगर आजू बाजू से कलेक्ट करोगे या गूगल से कलेक्ट करोगे तो मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा नुकसान करेगा रादर देन बेनिफिट यू. तो आपका जो क्वेश्चन है उसको हम एक फिजिशियन या डॉक्टर के साथ मिलके उसके बाद इसके अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करके आंसर कर सकते हैं. Right. Next question. I have developed hydrocele recently. Is it related to angstpond or happened due to any of the medicines like SARS, Medrol, Folitrax or Nucoxia? No. No is the answer. No. Okay. This question has come up many times by different patients. Any benefits from Panchkarma in reducing pain or avoiding the deformity? See, once again, we've already stressed about this. Obviously, any physical therapy for that matter, I mean, obviously, I should always say that I'm not an Ayurvedic expert, so I can't tell you with confidence about the pros and cons of Panchkarma. But all I can say is it's not a curative therapy. It is only a supportive therapy. So, जो मसाज होता है, पंचकर्मा होता है, जो भी हो, एक्यूपंक्चर हो, एक्यूप्रेशर हो, फिजियोथेरेपी हो, it will only support you for your pain, but usse structural progression 100% is not going to go. You cannot rely only on that as a treatment. Right. We'll take up one last question. Eterocoxib tablets 1p 60 mg ETOS. Is it an NSAIDs? I take this SOS. Is it okay? Yes, it is in a true term it is NSAIDs, right? And you take SOS means it is like आपको जब दर्द होता है तब ये ले रहे होंगे. बट अगर आपको ये टेबलेट सही में एक वीक में SOS का मतलब ऐसा हो जाता है कि एक वीक में आप 5 बार यूज कर रहे हो या 3 बार या 2 बार, तो इसके हिसाब से अगर आपको ये पेन फ्रिक्वेंट हो रहा है तो आपको इसके अलावा भी बायोलॉजिक थेरेपी से रिस्पॉन्स मिलने का चांस थोड़े ज्यादा रहेंगे. तो बेस्ट है कि आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो और ये कंसर्न बोलो कि खाली SOS थेरेपी पे चलेगा. हमने जैसे पूरा स्ट्रेस किया है कि ये पेन आए तो उसको कम कर दो, तो उसकी वजह से पेन थोड़ा कम होता है, बीमारी कम नहीं होती है. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि SOS अप्रोच इज समथिंग वी डू नॉट रिकमेंड ऑल द टाइम फॉर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिसीज. राइट. और थोड़ी भी क्वेश्चंस है पार्टिसिपेंट्स ने जो फेसबुक पे पूछे हैं, बट आई एंश्योर यू ऑल दैट वी विल आंसर दोस क्वेश्चंस. मेजॉरिटी कवर हो गए हैं तो वी विल आंसर. एंड और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो. एंड इट इज अंतर्ध्वनि इज ओपन टू ऑल द पेशेंट्स. एंड आई विल जस्ट लाइक टू शेयर द नंबर ऑल्सो, द व्हाट्सएप नंबर and the Antardhwani number. It's 990-990-3966. So you can message. आपका कुछ रह गया हो, कुछ भी पूछना हो तो you can always get in touch with us. Thank you, Dr. Ramesh, and thank you, Dr. Sanket. Thank you for giving time and giving insightful thoughts on the topic. Thank you very much for asking us to be a part of this wonderful program. I hope it has opened a lot of eyes, minds, thoughts towards the disease, and hopefully we have been successful in quelling some wrong information or misguided information that people may have.
We've tried our best in the limited time frame to cover what is most important, but obviously we're all there anyway. As Amy, you rightly said, any other questions, we're more than happy to answer. And thank you very much from my side. So I will also like to thank Antardhwani and all of our patients who participated on this Sunday evening, which is actually the really difficult time to participate in educational activity. But I hope कि आप इस प्रोग्राम से आपको इसका स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो. और आई विल स्ट्रेस, जो मैंने पूरे प्रोग्राम में स्ट्रेस किया है, ये मैं अकेला नहीं कर सकता ट्रीट, आप अकेले नहीं कर सकते. तो इट इज द अप्रोच ऑफ वी एज अ टीम वर्क. डेफिनेटली वी कैन टेक केयर ऑफ दिस डिसीजेस. और आपका जो पूरे सेशन में आपको बोला गया है कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बहुत ही मैटर करता है. इसमें आप 6 वीक देके या 6 इंजेक्शन लेके आप छोड़ रहे हो, वो अप्रोच यूज नहीं करना है. और बेस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो रूमेटोलॉजिस्ट गाइड कर रहा है आपका, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लो, ना कि आपको गूगल जो गाइड कर रहा है और बाकी कोई फिजिशियन गाइड कर रहा है. बिकॉज एट जो एएस जैसी बीमारी है वो थोड़ी रेयर होती है, उसका नॉलेज इतना कॉमन नहीं है, और रोमेटोलॉजिस्ट इस बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं. तो बेस्ट है कि आपकी बीमारी के लिए आपको एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलता रहे. और Antardhwani is very good platform कि you can interact with others and you can get this kind of information easily available. तो उसका भी आप सपोर्ट ग्रुप का यूज करो, तो उससे भी आपका बीमारी काफी कंट्रोल में रहेगा. आई विश यू ऑल द हेल्थ. Thank you.